हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ नेहा पवार। और 106 को हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई थी। आज सेकंड यूनिट हम कंप्लीट करेंगे। सेकंड यूनिट में हम आज पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, बिब्लियोग्राफिक सोर्सेज INB एंड BNB। ठीक है, ये जो है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी और ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, इसके बारे में हम 106 की फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में इंसाइक्लोपीडिया से स्टार्ट करेंगे। इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरीज और ईयर बुक्स, डायरेक्टरीज, बायोग्राफिकल सोर्सेज, जियोग्राफिकल सोर्सेज, टेक्स्ट बुक, इंडेक्स और एब्स्ट्रैक्ट, इनके बारे में आज हम देखेंगे। साथ ही साथ हम इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो टर्टियरी सोर्सेज हैं, यानी कि तृतीय सोर्स है इन्फॉर्मेशन के, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज एंड गाइड ऑफ लिटरेचर एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इनको भी आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जो सेकेंडरी सोर्सेज होता है उनको सेकेंडरी सोर्स क्यों बोला जाता है, तो उसका मतलब समझते हैं। पहले देखा गया है कि प्राथमिक सोर्स का प्रयोग इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई बार उन्हें खोजना कठिन होता है। इस मुश्किल को आसान करने के लिए सेकेंडरी सोर्स अस्तित्व में आए। ये सोर्स आसानी से मिल जाते हैं तथा इनमें से सूचना खोजना भी आसान कार्य होता है। सेकेंडरी सोर्सेज उनको कहते हैं जो प्राथमिक सोर्स पर आधारित होते हैं और उन्हीं से संग्रहित किए जाते हैं। इनको किसी प्रयोजन के लिए तैयार किया जाता है और किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ऐसे स्रोत संभवतः प्राथमिक सामग्री तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, जिससे शोधकर्ताओं को बहुत लाभ पहुंचता है। सेकेंडरी सोर्स प्राथमिक सोर्स के बाद तैयार किए जाते हैं, इसलिए इनमें दी गई सूचनाएं संक्षिप्त और संगठित होती हैं। ये ग्रंथ विवरण को का कार्य भी करते हैं। इन स्रोतों के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे पत्रिकाएं, अनुक्रमणीकरण, सार पत्रिकाएं, ग्रंथ सूचियां, संदर्भ सूची जैसे विश्वकोश, शब्दकोश, हस्तपुस्तिका आदि। ठीक है, ये समीक्षाएं, जीवनी स्रोत, पाठ्य पुस्तक, ये सब जो हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? सेकेंडरी सोर्सेज के, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। ओके, पहला है इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है? इसको हिंदी में विश्वकोश कहते हैं। विश्वकोश वह कृति होती है जिसमें समस्त ज्ञान के संश्लेषण को सुसंगठित और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विश्वकोश को प्राय सामान्य ज्ञान और सामान्य पाठकों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकाशित किया जाता है। विश्वकोश में विषय वस्तु, शैली, विस्तार और आकार इस प्रकार से अपनाए जाते हैं जिससे बालकों, युवकों, साधारण पाठकों, प्रबुद्धों एवं विशेषज्ञों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। सामान्यतः पाठक किसी विषय अथवा प्रकरण पर सभी प्रकार की सामग्री अथवा किसी भी प्रकार की सूचना को प्राप्त करने की आशा विश्वकोश से रखते हैं, लेकिन किसी विशेष प्रकरण पर उपलब्ध पूर्ण सूचना एक ही स्थान पर प्राप्त हो पाना संभव नहीं है। प्रामाणिक और परिपूर्ण विश्वकोश का निर्माण एवं प्रकाशन एक विशाल, मुश्किल, श्रमपूर्ण, अत्यधिक व्यययुक्त कार्य है। इस दृष्टि से सामान्य विश्वकोश के प्रकाशन की अपेक्षा विशेष प्रकार के विशिष्ट विश्वकोशों का प्रकाशन अधिक किया जा सकता है। विश्वकोश को इसकी आधारशिला माना जाता है। मात्र विश्वकोश ऐसी कृतियां हैं जिनसे से अधिक प्रकरणों, विषयों, स्थानों आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तात्पर्य, मीनिंग क्या है इंसाइक्लोपीडिया यानी कि विश्वकोश से? विश्वकोश का अंग्रेजी जो पर्याय है वो इंसाइक्लोपीडिया है। इसकी व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एंकियोलोसिस तथा पीडिया से मिलकर हुई है, जिनका अभिप्राय होता है परिधि, व्रत और ज्ञान। इन दोनों शब्दों का संयुक्त अर्थ होता है ज्ञान चक्र या ज्ञान व्रत। इसका अभिप्राय ज्ञान मंडल अथवा ज्ञान की एक पूर्ण प्रणाली भी होता है। दूसरे शब्दों में विश्वकोश वह कृति है जिसे ज्ञान का भंडार कहा जाता है, जिससे सभी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। विश्वकोश संपूर्ण ज्ञान राशि को संश्लेषित कर सुसंगठित रूप में क्रमबद्ध अवस्था में प्रतिनिधित्व करता है। इसके निर्माण एवं संकलन की अवधि में ज्ञान की जो स्थिति होती है उसमें क्रमबद्धता एवं व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास इसमें किया जाता है, जिससे तत्कालीन एवं उसके पूर्व के ज्ञान का आभास हो सके। इसका सर्वाधिक उपयोग पृष्ठभूमि युक्त संदर्भ प्रश्नों जो सामान्य ज्ञान अथवा स्वाध्याय से संबंधित होते हैं के लिए किया जाता है
उपयोगकर्ता साधारण अध्येता अथवा विशेषज्ञ हो सकते हैं। इसका सर्वाधिक महत्व इस कारण से होता है कि किसी भी प्रकरण से संबंधित एक समग्र दृष्टिकोण एवं पृष्ठभूमि इससे प्राप्त होती है, जो किसी भी अध्येता के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। डेफिनेशन। विद्वानों के द्वारा दी गई विश्वकोश की कुछ प्रमुख डेफिनेशंस हैं। एनसाइक्लोपीडिया ज्ञान का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध सारांश होता है, जो सर्वसाधारण एवं विशिष्ट पाठ्यांकों दोनों के उद्देश्य की पूर्ति करता है। ज्ञान संगठनात्मक रूप से विभिन्न प्रकार का, विभिन्न स्तरीय और विशिष्ट प्रकार का होता है। अध्येता अनेक प्रकार के एवं अनेक स्तरों के होते हैं। इन्हें विश्वकोशों से वांछित सूचना प्राप्त करने में सुविधा होती है। यद्यपि विश्वकोशों में निहित ज्ञान विवरण संक्षिप्त होता है, लेकिन प्रामाणिक एवं विश्वसनीय होता है। कार्ड्स के अनुसार विश्वकोश ज्ञान के समस्त शाखाओं या एक विशेष क्षेत्र से त्वरित संदर्भ सेवा के लिए वर्णानुक्रम में सूचना को एकत्रित तथा व्यवस्थित करने का एक प्रयास है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ज्ञान की सभी शाखाओं से संबंधित सूचना सामग्री युक्त वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कृति को ही क्या कहते हैं? एनसाइक्लोपीडिया यानी कि विश्वकोश कहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया की क्या क्या यूटिलिटी, क्या क्या उपयोगिता हैं? विभिन्न प्रकार के विश्वकोशों के उपरोक्त विवेचन के साथ साथ संदर्भतः उनकी विशेषताओं और उनके प्रयोग पर भी प्रकाश डाला गया है, जिससे आप उनकी आवश्यकता और उपयोगिता से परिचित हो सकें। हम यहाँ विश्वकोशों की सभी प्रकार की उपयोगिताओं का वर्णन करेंगे, ताकि आप संदर्भ सेवा में उनको दृष्टिगत रखकर पाठकों को ठीक प्रकार से अवगत करा सकें। यह तो आप जान गए होंगे कि किस प्रकार विश्वकोश संदर्भ सेवा के परिप्रेक्ष्य में आधार स्तंभ होते हैं और त्वरित संदर्भ सेवा में इनकी कितनी महती आवश्यकता है। विश्वकोश, जैसा कि इस इकाई से स्पष्ट हो गया है, ज्ञान के समस्त पक्षों को शामिल करते हैं और फलतः इन पर भी पाठकों के अधिकांश प्रश्नों के उत्तर आधारित होते हैं। परंतु यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि प्रश्न के उत्तर किस प्रकार के विश्वकोशों में उपलब्ध होंगे। विश्वकोशों के मुख्य दो प्रकार होते हैं, सामान्य विश्वकोश और विशिष्ट विश्वकोश, या इसको विषयगत विश्वकोश भी कहते हैं। अतः यह भी जान लेना आवश्यक है कि इन दोनों प्रकार के विश्वकोशों में मूलभूत अंतर क्या है। इन दोनों विश्वकोश के में जो अंतर है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। शोधार्थी तथा विषय विशेषज्ञ जब भी किसी कार्य को आरंभ करते हैं, तो सर्वप्रथम वे शोध में आने वाले पदों अथवा विषय की व्याख्या करते हैं और इसके लिए प्रथमतः वे शब्दकोशों तथा विश्वकोशों का ही अवलोकन करते हैं। विश्वकोशों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और इसका उपयोग सर्वोपरि रहा है। प्राचीन काल में इनका उपयोग प्राय समाज का उच्च वर्ग ही अधिकतर कर सकता था, परंतु आज सामान्य वर्ग भी इनका बहुत उपयोग करता है। यही कारण है कि आज विश्वकोशों की लोकप्रियता में असातीत अभिवृद्धि हुई है तथा शोध कार्यों में इसकी उपयोगिता को सर्वोपरि स्थान भी प्राप्त हुआ है। कार्ड्स ने विश्वकोशों की उपयोगिता के विषय में कहा है कि कोई भी विश्वकोश किसी क्षेत्र विशेष में आमतौर पर विस्तृत सर्वेक्षण आलेखों में को बहुधा ग्रंथ सूचियों सहित संक्षिप्त और सूचनात्मक व व्याख्यात्मक सामग्री यथा सुविख्यात लोगों के जन्म मृत्यु की तिथियों, भौगोलिक स्थितियों तथा ऐतिहासिक घटनाओं को शामिल करता है। विश्वकोशों में सभी विषयों अथवा किसी एक विषय से संबंधित पूरी जानकारी दी होती है और इनका अवलोकन इसलिए किया जाता है ताकि एक ही स्थान पर किसी विशेष की जानकारी प्राप्त हो सके। किसी भी विषय पर अद्यतन सामग्री ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहित प्राप्त होती है। विश्वकोशों से किसी भी विषय से संबंधित सभी पक्षों पर सूचनाएं प्राप्त होती हैं। विश्वकोशों में दी गई सूचनाएं निष्पक्ष, संपूर्ण तथा प्रामाणिक होती हैं और उनका उपयोग शोध को गरिमा प्रदान करता है। प्राय सभी विश्वकोशों में प्रत्येक आलेख के अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची दी जाती है, जो शोधार्थियों को अन्य ग्रंथों के अवलोकन करने का मार्गदर्शन करती है।
इन ग्रंथ सूचियों से उन्हें अपनी ग्रंथ सूची तैयार करने में हेल्प मिलती है। विश्वकोशों में विभिन्न प्रकरणों पर आलेख समाहित होते हैं और उनके अंतर्गत अनेक ऐसे विषय भी निहित होते हैं जिनको विशिष्ट शीर्षक के साथ नहीं दर्शाया जाता। अतः ऐसे प्रकरणों को देखने के लिए अनुक्रमणिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिन्हें प्राय विश्वकोशों के अतिरिक्त जिल्दों में दिया जाता है। विश्वकोशों में जीवन चरित्र भी दिया जाते हैं। जीवन चरित्र को हम बायोग्राफिकल सोर्सेज कहते हैं। विश्वकोशों में इंसाइक्लोपीडिया में बायोग्राफिकल सोर्सेज भी दिए जाते हैं और उनमें उनके विषय में वे सूक्ष्म तथा महत्वपूर्ण तथ्य भी प्राप्त हो जाते हैं जो यदा कदा अन्य जीवन चरित्र कोशों में उपलब्ध होते हैं। विश्वकोशों में अनेकानेक चित्र, मानचित्र और डायग्राम आदि दिए जाते हैं जो विषय के समझने में बहुत सहायक होते हैं। इनकी सहायता से किसी भी जटिल प्रकरण को आसानी से समझा जा सकता है। लिमिटेशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया की कुछ लिमिटेशंस हैं। कौन कौन सी हैं? कई विश्वकोशों का किसी देश या विचारधारा की तरफ झुकाव होता है जिससे सभी विषयों के साथ समान व्यवहार वो नहीं कर पाते। स्थानाभाव के कारण संपादक को कई लेख विश्वकोश के नए संस्करण में से हटाने पड़ते हैं ताकि नए लेख सम्मिलित किए जा सके। लेखों के साथ संलग्न पुस्तकों की सूची होती है जो संपूर्ण एवं अद्यतन नहीं होती है। ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रहती है तथा इनका संशोधित संस्करण तुरंत प्रकाशित करना संभव नहीं होता है। इसलिए विषय के नए विकास को इनके लेखों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि विश्वकोश के साथ प्रकाशक वार्षिकी भी प्रकाशित करें जिससे विश्वकोश की सूचना को अपडेट किया जा सके। विश्वकोशों का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। विश्वकोशों का अस्तित्व प्राचीन काल से ही निरंतर रूप से चला आ रहा है। उनका अस्तित्व ज्ञान के भंडार के किसी न किसी रूप में सदा ही विद्यमान रहा है। क्योंकि मानव की प्रकृति सदा ज्ञान को वितरित करने की रही है, प्राचीन काल में ज्ञान को मौखिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने की परंपरा हमें प्राचीन ग्रंथों से भी ज्ञात होती है। जब ऋषि मुनि वेदों की शिक्षा मौखिक रूप से अपने शिष्यों को देते थे और वे शिष्य कालांतर में उन्हें पुनः इसी प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा दोहराते थे, परंतु इस मौखिक परंपरा का लिखित रूप कब प्रारंभ हुआ इस विषय में निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि संभवतः अरस्तु और प्लूटो प्रथम विद्वान थे जिन्होंने तत्कालीन ज्ञान को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। विश्वकोश के वर्तमान स्वरूप का सूत्रपात सन 77 से माना जाता है, जब प्लिनी द एल्डर ने हिस्टोरिया नेचुरलिस की संरचना की, जिसमें ज्ञान की अनेक शाखाओं तथा वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, खगोल शास्त्र, आयुर्विज्ञान, जगत विज्ञान, ललित कला आदि को समाहित किया था। कार्ड्स के अनुसार इसमें अधिकांश सामग्री अन्य ग्रंथों से ली गई थी और प्लिनी का अनुमान था कि उसमें 100 लेखों के लगभग 20,000 तथ्यों का संकलन किया है। इस महान ग्रंथ का 10 खंडों में अनुवाद कालांतर में अंग्रेजी भाषा नेचुरल हिस्ट्री में किया गया। पुस्तकालय में इनका संकलन किया जाता है, परंतु विश्वविद्यालय तथा कॉलेज पुस्तकालयों के अतिरिक्त सार्वजनिक पुस्तकालयों में भी अनेक प्रकार के विश्वकोशों का अर्जन किया जाता है, जिन्हें संदर्भ सेवा का मूलाधार माना जाता है। विशिष्ट पुस्तकालयों में अधिकतर विशिष्ट प्रकार के विश्वकोशों का ही संग्रह किया जाता है। विश्वकोशों को मुख्यतः 2 तरह से व्यवस्थित किया जाता है। एक एकेडमिक लिखा हुआ है, एक एकेडमिक तथा दूसरा वर्गीकृत रूप में। और विश्वकोशों को अनेक खंडों में प्रकाशित किया जाता है, अतः उनका सतत संवर्धन परिवर्धन आर्थिक दृष्टि से संभव नहीं होता है। यही कारण है कि उनको अपडेट रखने के लिए उनके पूरक प्रकाशित किए जाते हैं। विश्वकोश 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य विश्वकोश और विशिष्ट अथवा विषयपरक शब्दकोश।
विश्वकोश लिखना था, मिस प्रिंट है। विश्वकोश मतलब एक होता है सामान्य विश्वकोश और एक होता है विशिष्ट विश्वकोश, और विशिष्ट को ही कहते हैं विषय परक विश्वकोश। कार्ड्स इन दोनों प्रकार के विश्वकोशों को उनकी विशेषताओं के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं: आकार के आधार पर, व्यापकता के आधार पर और आयु वर्ग के आधार पर। पुस्तकालय में उपलब्ध सामान्य और विशिष्ट विश्वकोशों को दृष्टित रखते हुए समन्वित रूप से उन्हें निम्नलिखित 4 श्रेणियों में संयोजित किया जाता है: आकार तथा खंडों के आधार पर, आयु वर्ग के आधार पर, भाषा के आधार पर और भौगोलिक क्षेत्र की सीमा के आधार पर। मैग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया, ये बहुत फेमस इंसाइक्लोपीडिया है, एग्ज़ाम में आ जाती है कभी कभी, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। नाम का विवरण, ये जो मैग्रो हिल है इसके नाम का विवरण: मैग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विषय विश्वकोशों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वकोश है। उद्देश्य, पर्पस क्या है इसके? इस विश्वकोश का प्रमुख उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं को आधुनिक और सामयिक सूचना की आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। यह विश्वकोश प्रत्येक प्रकार के अध्येता के लिए बहुमूल्य एवं उपयोगी है। प्राधिकरण, अथॉरिटी, इस विश्व प्रसिद्ध विश्वकोश का प्रकाशक मैग्रो हिल बुक कंपनी न्यूयॉर्क, अमेरिका है, जो अपने मानक एवं स्तरीय प्रकाशनों के लिए विश्व के प्रकाशकों में प्रसिद्ध है। इस विश्वकोश की संपादन की नीति भी निरंतर संशोधन की है। संपादन की नीति एवं वचनबद्धता इसे शुद्ध, अपडेट और नवीनतम सूचनाओं से परिपूर्ण रखने के लिए कृत संकल्प है। परिणामतः कुछ ही समय में इसके 6 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इतने कम समय में अन्य किसी विश्वकोश के नवीन संस्करण प्रकाश में नहीं आए हैं। इसके संपादक मंडल एवं परामर्शदायी समिति में विश्वविख्यात विषय विशेषज्ञ और वैज्ञानिक हैं। क्षेत्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह विषय विश्वकोश ग्रंथावली से लेकर अनुसंधानकर्ता, छात्र तथा प्राविधिक लेखकों तक के अनेक श्रेणियों के अध्येताओं के लिए यह प्रामाणिक संदर्भ कृति क्षेत्र की दृष्टि से एक व्यावहारिक संदर्भ उपकरण के रूप में अत्यंत उपयोगी है। वैज्ञानिकों तथा व्यावसायिक इंजीनियरों के लिए समस्त विषय क्षेत्र का एक विश्वकोशों विशेष रूप से बहुमूल्य और उपयोगी है। 5वें संस्करण के बाद जितने भी विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए हैं, उनमें व्यापक पक्षों, प्रकरणों तथा प्रमुख विषय के 77 विषय क्षेत्र को सम्मिलित किया है, जिनका विस्तार ध्वनि विज्ञान से लेकर प्राणिकी यानी कि जूलॉजी तक है। विश्वकोश को संशोधित एवं पर्याय विस्तृत किया गया है, जिससे नवीन एवं सामयिक सामग्री का समावेश किया जा सके। व्यवस्थापन यानी अरेंजमेंट। संस्करण, इस विश्वकोश का प्रथम संस्करण 1960 में प्रकाशित हो चुका है। इसकी उपयोगिता और लोकप्रियता के परिणाम स्वरूप इसके अब तक अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमान संस्करण में चित्रलेख और पूर्णतः रंगीन चित्र थे। आलेख, आर्टिकल्स, इसके अंतिम संस्करण में 7700 आर्टिकल को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 2000 नवीन और पूर्णतः संशोधित आलेख शामिल थे। इस संस्करण में 3500 विशेषज्ञों ने अपने बहुमूल्य और विशिष्ट योगदान दिए हैं। इसमें विश्वविद्यालय 23 नोबेल पुरस्कार विजेता सम्मिलित थे। अनुक्रमणिका, इंडेक्स, इस विश्वकोश में अनुक्रमणिका का प्रावधान विशेष उल्लेखनीय और प्रशंसनीय है, जिसे एक आदर्श और पूर्ण अनुक्रमणिका के नमूने के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसकी अनुक्रमणिका में 1,58,000 प्रविष्टियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुक्रमणिका में 2 प्रकार के अनुक्रमणिकाओं को प्रस्तुत किया गया है। एक है विश्लेषणात्मक अनुक्रमणिका और दूसरी विस्तृत प्रकरणीय अनुक्रमणिका। शैली, इसका स्टाइल क्या है? इस विश्वकोश के सभी आलेख, सभी जो आर्टिकल्स हैं, वो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ, उद्देश्यपूर्ण और तथ्यों पर आधारित हैं। उनका प्रस्तुतिकरण बिल्कुल स्पष्ट और बोधगम्य है। प्रत्येक आलेख का प्रारंभ विषय की परिभाषा से होता है।
उसके बाद संबंधित विषय की विस्तृत सामग्री पूर्ण पृष्ठभूमि के साथ इस ढंग से प्रस्तुत की गई है कि उक्त विषय को पूर्ण संदर्भ का आकार प्राप्त हो जाए, जिससे आलेख के मूल पाठ का अवलोकन सफलतापूर्वक किया जा सके। लेखन शैली एवं विधि पर्याप्त गुणात्मक एवं उच्च कोटि की है। योगदानकर्ताओं ने प्राविधिक लेखन टेक्निकल राइटिंग की निरर्थक भाषा यानी कि जागरण का प्रयोग आलेखों के अंतर्गत नहीं बल्कि गूढ़ सूचना और सारांश बोधगम्य शैली में दिया था। विशिष्ट लक्षण स्पेशल फीचर्स, इसके सभी संलेख एवं प्रविष्टियां विश्वकोश को प्रति निर्देशों के माध्यम से एक साथ संबद्ध कर देती है, जिससे विश्वकोश की विषय सामग्री को वार्षिकी के द्वारा अपडेट कर दिया जाता है। इस विश्वकोश को अपडेट और अभिनव रखने हेतु प्रत्येक वर्ष मैग्रो हिल ईयर बुक प्रकाशित करती है, जिससे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के विगत वर्ष के क्रियाकलापों और घटनाओं तथा आविष्कारों का प्रतिवेदन एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है, जो एक संक्षिप्त मार्गदर्शिका का कार्य करती है। इसके आलेख परामर्शदायी संपादकों के निर्देशन में विश्वविख्यात विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए होते हैं। इसकी अनुक्रमणिका का विश्लेषणात्मक भाग अध्येताओं को शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक सूचना सामग्री तक पहुंचा देता है। इस विश्वकोश को अथित यानी कि अप टू डेट रखने के लिए इसकी अब्दकोश यानी कि ईयर बुक का प्रकाशन एक सर्वोत्तम विधि माना जाता है। अध्येताओं को सामयिक सूचनाओं की जानकारी के लिए ये विश्वकोश एक अद्वितीय संदर्भ कृति है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक समराइज रूप इंसाइक्लोपीडिया का। अगर आपने ऊपर वाला कम्प्लीटली अच्छे से सुना है तो इसको आप एक बार पढ़ के देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये एक समराइज रूप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम देखेंगे डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी को पढ़ते हैं। ये भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। डिक्शनरी संदर्भ पुस्तकों में शब्दकोश का प्रमुख स्थान है। डिक्शनरी जैसे कि आप सभी जानते हैं डिक्शनरी क्या होता है, जहाँ पर वर्ड मीनिंग दिए होते हैं उसी को कहते हैं डिक्शनरी। तो उसको माइंड में रख के तब इसको सुनना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। संदर्भ पुस्तकों में शब्दकोश का प्रमुख स्थान होता है। किसी विषय की बोधगम्यता अथवा किसी प्रश्न का उत्तर प्रदान करने के लिए सबसे पहले उस पद को, उस टर्म की अवधारणा अथवा शब्द के तात्पर्य, अभिप्राय अथवा अर्थ से अवगत और परिचित होना जरूरी होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शब्दकोशों को सर्वोत्तम और प्रामाणिक सूचना स्रोत माना जाता है। इसका उपयोग हम अपने प्रारंभिक जीवन से ही करने लगते हैं। ये एक संदर्भ पुस्तक है जिसमें शब्द वर्णानुक्रम में संयोजित एवं व्यवस्थित रहते हैं। यदि शब्दकोश विषय से संबंधित होते हैं तो उसमें उस विषय के मुख्य पारिभाषिक शब्दों की जानकारी दी हुई होती है। विषय शब्दकोश में किसी विषय विशेष अथवा किसी व्यवसाय के शब्दों अथवा पदों का उल्लेख होता है, जिन्हें किसी सुनिश्चित अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया होता है, जो प्राय अनुवर्णिक क्रम में होते हैं, जिनमें उनके शब्दार्थ, तात्पर्य, उच्चारण, वर्तनी, शब्द विन्यास एवं प्रयोग को प्रस्तुत किया जाता है। अतः शब्दकोश को शब्दों का भंडार कहा जाता है। ये शब्दों से संबंधित कृति होती है। शब्दकोश सभी वर्गों के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं, इसलिए ये सर्वाधिक उपयोगी और लोकप्रिय संदर्भ स्रोत है। शब्दकोश का अंग्रेजी प्राय होता है डिक्शनरी। इस शब्द की उत्पत्ति मध्ययुगीन लैटिन भाषा के शब्द डिक्टोरियम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शब्दों का संकलन, जबकि डिक्टोरियम शब्द का आविर्भाव डिक्शन शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है अभिव्यक्त करने का तरीका। यदि इन शब्दों की समन्वित अभिव्यक्ति को देखें तो डिक्शनरी शब्द उस व्यवस्था से संबद्ध है जिसमें शब्दों का संकलन करके अभिव्यक्ति की विधि को अपनाया जाता है। डेफिनेशन, शब्दकोश की कुछ डेफिनेशंस हैं। न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी के में सामान्य शब्दकोश एवं विशेष शब्दकोश से संबंधित पृथक पृथक डेफिनेशंस दी गई हैं। सामान्य शब्दकोश से रिलेटेड डेफिनेशन है, यह एक संदर्भ ग्रंथ है जिसमें शब्द साधारणतः
अक्रमानुसार में संयोजित रहते हैं और जिसमें उनके रूप, उच्चारण, कार्य, व्युत्पत्ति, अर्थ और अर्थपरक मुहावरेदार प्रयोग संकलित रहते हैं। विषय शब्दकोश ये एक संदर्भ ग्रंथ है जो विषय विशेष या कार्य से संबंध शब्दों अथवा नामों की सूची अंकित कर उनका अर्थ और प्रयोग की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। लुईस सोर्स के अनुसार भाषागत शब्दों के संग्रहात्मक ग्रंथ को शब्दकोश कहते हैं। इसमें शब्द वर्ण क्रमानुसार अथवा किसी अन्य निश्चित क्रम से संयोजित रहते हैं और उनकी अर्थपरक व्याख्या तथा अन्य सूचनाएं उसी भाषा में अथवा किसी अन्य भाषा में दी हुई रहती है। शब्दकोश यानी कि शब्दकोश की आवश्यकता, नीड ऑफ डिक्शनरी। शब्दकोश की आवश्यकता क्यों होती है? शब्दों का उच्चारण करने के लिए, शब्दों की उत्पत्ति और क्रमिक विकास के लिए, शब्दों का वर्ण विन्यास के लिए, किसी भी शब्द और मुहावरे का अर्थ और सही प्रयोग के लिए, शब्दों का विलोम, पर्यायवाची और बहुअर्थी शब्दों के लिए, मुख्य स्थान, नदियों और पर्वतों के नाम, मुहावरों की जानकारी, शब्दों का संकेताक्षर, संकेत चिन्ह, परिवर्तित शब्द का अर्थ, विदेशी भाषा के उन शब्दों का अर्थ जिनका किसी भाषा में समावेश हो चुका है, मुख्य व्यक्तिगत नामों की जानकारी जिनको विषय के इतिहास में कोई स्थान मिल गया है। शब्दकोश उद्देश्य एवं क्षेत्र, डिक्शनरी के पर्पज और स्कोप। शब्दकोश के उद्देश्य के संबंध में दो परस्पर विरोधी विचार प्रचलित हैं। एक मत के अनुसार शब्दकोश का उद्देश्य साहित्य में प्रयुक्त एवं प्रचलित प्रयोग के अनुसार नवीन शब्द एवं उनके प्रयोगों को संकलित कर भाषा को प्रगतिशील और विकासात्मक रूप देना है। दूसरे मतानुसार शब्दकोश भाषा का संरक्षक है। व्याकरण के अनुसार शब्दों को संकलित कर उनके सार्थक प्रयोग की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करना शब्दकोश का उद्देश्य है। इस मत का समर्थन परंपरा और इतिहास दोनों करते हैं। शब्दकोश के पर्यायवाची। शब्दकोश को सामान्यतः भाषा शब्दकोश के रूप में जाना जाता है, जबकि अन्य अनेक प्रकार के शब्दकोश तथा उनके समानार्थी भी होते हैं, यथा ग्लॉसरी, लेक्सिकॉन, वोकैबुलरी, थिसॉरस आदि। ग्लॉसरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द ग्लोसिरम से हुई है, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है किसी विशेष ज्ञान क्षेत्र के शब्दों का संकलन, और इस ग्लोसिरम शब्द का आविर्भाव ग्लास से हुआ है, जिसका अभिप्राय है प्रविष्टि। ग्लोसरी वास्तव में किसी विषय विशेष की शब्दावली का संकलन होता है। एग्जाम्पल ALA ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एडिशन बाई H. यंग, शिकागो 1983। शब्दकोश के बारे में भी ये समराइज रूप दिया गया है। शब्दकोश, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ऐसे यहाँ से। शब्दकोश से आप क्या समझते हैं? सामान्य एवं विशिष्ट शब्दकोश के मध्य अंतर किया गया है यहाँ पे। अंग्रेजी भाषा का शब्द डिक्शनरी मध्यकालीन लैटिन भाषा के डिक्शनेरियम शब्द से आया है ये, जिसका अर्थ शब्दों या वाक्यांशों का संग्रह होता है। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, ऊपर जो कंप्लीटली जो एक्सप्लेन किया है उसी का समराइज रूप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ईयर बुक्स। ठीक है, एक और सोर्स है सेकेंडरी सोर्स इंफॉर्मेशन का, अब्दकोश यानी कि ईयर बुक्स। जिन स्रोतों से हमें किसी व्यक्ति, विषय अथवा प्रकरण के संबंध में क्रमबद्ध जानकारी मिलती है उन्हें हम वार्षिकी कहते हैं, जिसमें हमें नवीन तथ्यों, आंकड़ों, सूचनाओं के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। इनका क्षेत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हो सकता है, जिसमें विगत वर्ष में घटित सभी प्रमुख घटनाओं के विषय में वर्णानुक्रम और सांख्यिकीय रूप में जानकारी मिलती है। वार्षिकी के प्रकार। अंतर्राष्ट्रीय वार्षिकी, इसमें सभी राष्ट्रों के विषय में सभी अवतल सूचनाओं का संकलन रहता है, जिसके तहत संबंधित राष्ट्र के विषय में नवीन तथ्य व आंकड़ों को शामिल किया जाता है, जैसे कि संबंधित राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक, राजनैतिक, आर्थिक, तकनीकी और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा क्षेत्र इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय वार्षिकी के एग्जाम्पल हैं यूरोप वर्ल्ड ईयर बुक, इसका प्रकाशन 1955 में हुआ लंदन में। यूरोप वॉल्यूम
यूरोप वॉल्यूम 2 1959, ये भी एक वार्षिकी है, राष्ट्रीय वार्षिकी। इसमें राष्ट्रीय स्तर की सूची का समावेश होता है जिसके अंतर्गत शिक्षा, साहित्य, स्वास्थ्य, परिवहन, चिकित्सा, तकनीकी और प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इत्यादि विषयों पर वर्णनात्मक तथा अवतन आंकड़ों से भरपूर जानकारी रहती है तथा साथ ही विगत वर्षों में घटित घटनाओं का सारांश भी कालानुक्रम अनुसार दिया जाता है। राष्ट्रीय वार्षिकी का एग्जाम्पल: इंडिया, ए रेफरेंस एनुअल दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग 1953। दूसरी है मनोरमा ईयरबुक 1998, जिसमें विज्ञान का संपूर्ण कोश है। विषय वार्षिकी, इसमें संबंधित विषयों के बारे में तथ्यों, आंकड़ों और सूचनाएं संकलित रहती हैं, जो कि एक खंडीय अब्दकोश है जिससे संबंधित विषय की वार्षिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ईयरबुक ऑफ ह्यूमन राइट्स, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशन 1947 वार्षिकी है ये। संगठनात्मक वार्षिकी, इस वार्षिकी में संबंधित संस्था अथवा संगठन के बारे में पूर्ण विवरण रहता है, जैसे उद्देश्य, क्रियाकलाप, योगदान, प्रकाशन, उपलब्धियां आदि। ए ईयरबुक ऑफ कॉमनवेल्थ लंदन HMSO 1967। डायरेक्टरी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। डायरेक्टरी, निर्देशिका नाम एक एवं पतों के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित सूची होती है जो विभिन्न प्रकार के पाठकों की सूचनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। लेकिन वर्तमान समय में निर्देशिकाओं का अर्थ व्यापक हो गया है। अब इनमें नाम और पते ही नहीं होते बल्कि उनके अलावा भी बहुत कुछ होता है। वो क्या होता है? व्यक्ति या संस्था का पता और दूरभाष संख्या आदि, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्था, संघ, समिति, उद्योग, व्यापार, शासकीय विभाग इत्यादि का नाम, पता, अधिकारियों का नाम, पद, दूरभाष संख्या आदि। विविध प्रकार के अध्ययन में भी इसकी सहायता मिलती है। निर्देशिका को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। अंग्रेजी कोश के अनुसार ये एक वर्णानुक्रम अथवा वर्गीकृत सूची है। इसमें किसी स्थान के निवासियों अथवा वहाँ की संस्थाओं या किसी व्यवसाय अथवा उद्योग से संबंधित व्यक्तियों या संस्थाओं का नाम, स्थान और अन्य परिचायक विवरण अथवा किसी सेवा से संबंधित सदस्यों का नाम, स्थान और अन्य परिचायक विवरण दिए जाते हैं। ALA ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स के अनुसार यह व्यक्तियों अथवा संस्थाओं की व्यवस्थित रूप में संयोजन सूची है। इसमें साधारणतः वर्ण क्रमानुसार पद, वर्गीकृत रूप में व्यक्तियों का पता, संबंध आदि और इसी प्रकार संस्थाओं का पता, अधिकारी गण, कार्य और इस प्रकार के अन्य आंकड़े दिए रहते हैं। निर्देशिकाएं निम्न प्रकार की होती हैं। स्थानीय और सामान्य निर्देशिका, यह स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रकाश डालती है या क्षेत्रीय सार्वजनिक विषयों पर सूची बनाती है। शासकीय निर्देशिका, यह शासकीय विभाग, उनके कार्य, संबद्ध अधिकारियों की सविवरण सूची, यह स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों प्रकार की हो सकती है। संस्थागत, शिक्षण संस्था, शोध संस्था, पुस्तकालय, संग्रहालय, अस्पताल, मुद्रणालय आदि से संबंधित निर्देशिकाएं यहाँ होती हैं। व्यावसायिक निर्देशिका, व्यवसाय से संबंध व्यक्ति जैसे वकील, वैद्य, इंजीनियर, पुस्तकालय, शिक्षक आदि को इस एक प्रकार की विवरणात्मक सूची में रखा जाता है। व्यापारिक निर्देशिका, व्यापार और उद्योग संघों से संबंध विषय और वस्तुओं की सविवरण सूची होती है। यानी कि अलग अलग डायरेक्टरी में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग चीज़ों का डाटा संग्रहित किया जाता है। उस डाटा में नाम, एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर और ये जो है यहाँ पर दिया हुआ है दूरभाष संख्या, ये सब कुछ उसमें लिखा जाता है। और ये अलग अलग जो डायरेक्टरी होती है, मतलब कॉलेज वगैरह की डायरेक्टरी अलग होती है, शासकीय विभाग की अलग होती है, नेशनल जो इंटरनेशनल जो इन्फॉर्मेशंस होती है उनकी डायरेक्टरी अलग होती है, इंजीनियर, वैद्य वगैरह की अलग होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसको बांटा गया है। भौगोलिक सूचना स्रोत, ये नेक्स्ट टर्म है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज, ठीक है। ये भी सेकेंडरी सोर्सेज की ही बात होंगी इस यूनिट में अभी तक।
भौगोलिक सूचना स्रोत मूलतः रेखांकित सामग्री होती है। इनका प्रयोग भौगोलिक प्रश्नों के समाधान के लिए किया जाता है। भौगोलिक प्रश्नों की जानकारी जैसे नगरों, पर्वत, झीलों आदि की स्थिति, विवरण आदि से संबंधित सूचना होती है। इन स्रोतों से किसी राज्य, देश आदि का क्षेत्रफल, किन्हीं शहरों के बीच की दूरी, जलवायु आदि की सूचना के साथ साथ जनसंख्या, वहाँ की बोले जाने वाली भाषा की जानकारी भी प्राप्त होती है। विश्व के सभी भूभाग, महासागर, स्थान, पहाड़ों, नदियों, द्वीपों, महाद्वीपों, देशों, प्रदेशों, नगरों, महानगरों की भौगोलिक स्थिति के बारे में शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, सैनिकों तथा यात्रियों द्वारा समय समय पर पूछे जाते रहे हैं। उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अनेक प्रकार के भौगोलिक संदर्भ ग्रंथों की रचना की गई है और भौगोलिक स्रोत द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। आज के वैज्ञानिक युग में संचार और यातायात, परिवहन अथवा आवागमन के साधनों का बहुमूल्य होने के कारण भ्रमण का कार्य न केवल सरल हो गया है बल्कि उसमें आशातीत वृद्धि भी हुई है। परिणामतः अनेक स्थानों की भौगोलिक स्थिति की जानकारी की जिज्ञासा लोगों में अधिक उत्पन्न हो रही है। अब कोई व्यक्ति पर्यटन के लिए अथवा किसी यात्रा के लिए किसी जगह, किसी स्थान तक जाने के लिए उस स्थान की भौगोलिक स्थितियों को जानने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की विस्तृत जानकारी केवल भौगोलिक स्रोतों से ही प्राप्त हो सकती है। पुस्तकालय संदर्भ प्रभारी को विभिन्न प्रकार के भौगोलिक सूचना स्रोतों से परिचित होना आवश्यक होता है। साथ ही भौगोलिक स्रोतों में दी गई सूचनाओं के विषय में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। भौगोलिक सूचना स्रोतों की विशेषताएं। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेस फीचर्स। भौगोलिक सूचना स्रोतों की विशेषताएं। भौगोलिक सूचना के स्रोत मूलतः रेखांकित सामग्री हुआ करती हैं और इसकी सूचना सामग्री तथा उत्पादन एवं रचना सामूहिक प्रयास में सफल होती हैं। इनका प्रयास भौगोलिक प्रश्नों के समाधान के लिए किया जाता है। भौगोलिक सूचना स्रोतों में उनकी प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। इनमें दी गई सूचनाएं यथार्थ होती हैं। इनके द्वारा छोटी से छोटी इकाइयों की सूचनाएं मिल सकती हैं। इन स्रोतों में अलग अलग क्षेत्रों के बारे में सूचना दी गई होती है, इसलिए इन संदर्भ स्रोतों का उपयोग करना सरल एवं सुविधाजनक होता है। इनके साथ एक अनुक्रमणिका भी दी होती है जिनकी सहायता से मूल ग्रंथ से सूचनाएं खोजने में सहायता मिलती है। इससे उपयोगकर्ताओं के समय की बचत भी होती है। भौगोलिक सूचना स्रोतों की आवश्यकता। भौगोलिक सूचना स्रोतों की आवश्यकता के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं। विविध प्रकार के अध्ययन एवं शोध कार्यों को पूरा करने हेतु इन स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। आवागमन के अनेक साधन उपलब्ध होने से पर्यटन और भ्रमण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसके लिए मार्गदर्शक साहित्य आवश्यक भूमिका अदा करते हैं। सभ्यता और संस्कृति ने मानवीय क्रियाकलापों के क्षेत्र को व्यापक कर दिया है। परिणाम स्वरूप मनुष्य का संचार का क्षेत्र निरंतर व्यापक हो रहा है। सभी व्यक्तियों को अपने स्थान पर इनके बारे में वांछित जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, जिसके लिए भौगोलिक सूचना स्रोतों की आवश्यकता होती है। भौगोलिक सूचना स्रोतों के प्रकार। भौगोलिक सूचना की जानकारी प्राप्त करने अथवा किसी भौगोलिक स्थिति का पूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। सूचना प्रदान करने की दृष्टि से सूचना स्रोतों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है: सामान्य सूचना स्रोत और भौगोलिक सूचना स्रोत। सामान्य सूचना स्रोत ये वे स्रोत होते हैं जो अन्य प्रकार की सूचनाओं के साथ साथ भौगोलिक सूचनाएं भी प्रदान करते हैं। इनका सूचना स्रोतों का उपयोग भी भौगोलिक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस दृष्टि से निम्नलिखित सूचना स्रोतों को सामान्य भौगोलिक सूचना स्रोतों के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी के द्वारा भौगोलिक सूचना स्रोतों के बारे में सूचना मिलती है। ये भूगोल के विद्यार्थियों तथा प्राध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। इसी प्रकार अनुक्रमणिकाकरण एवं सारकरण पत्रिकाओं द्वारा भूगोल से संबंधित प्रलेखों जो नगरों, शहरों और महत्वपूर्ण स्थानों आदि से संबंधित होते हैं की जानकारी मिलती है।
इन सूचना सामग्रियों से वांछित सूचना को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि इनसे भौगोलिक सूचना के स्रोतों की जानकारी प्राप्त होती है, जो वस्तुतः अभिगम के उपकरण होते हैं। डिक्शनरीज। भौगोलिक शब्दकोशों में भौगोलिक शब्दों पदों की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे अनेक शब्दकोश हैं जो भौगोलिक शब्दों के पदों के अर्थ और परिभाषाएं प्रस्तुत करते हैं। शोधार्थियों के लिए ये स्रोत अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इंसाइक्लोपीडिया। विश्वकोशों में भी भौगोलिक सूचनाएं दी रहती हैं। इनमें विभिन्न देशों के विवरणों के साथ अनेक मानचित्र भी दिए रहते हैं। उदाहरणार्थ इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका आदि। सांख्यिकीय स्रोत स्टैटिस्टिकल सोर्सेज। इन स्रोतों का उपयोग आंकड़ों और भौगोलिक तथ्यों की जानकारी के लिए किया जाता है। इनके आंकड़े जैसे आयात निर्यात, उत्पादन, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या, औद्योगिक स्थिति, वर्षा, खनिज संपदा आदि की जानकारी तुरंत प्राप्त हो जाती है। प्रमुख भौगोलिक घटनाओं की जानकारी भी इन स्रोतों से प्राप्त हो जाती है। जीवन चरित्र स्रोत बायोग्राफिकल सोर्सेज। जीवन चरित्र स्रोतों से भौगोलिक क्षेत्र के विशेषज्ञों और मानचित्रकारों के जीवन चरित्र के बारे में सूचना मिलती है। वार्षिकी ईयर बुक्स। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर की वार्षिकियों में पर्याप्त भौगोलिक सूचनाएं दी रहती हैं। यूरोप वार्षिकी में विश्व के सभी देशों को शामिल किया गया है। इसमें उन देशों की राजधानियां, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, क्षेत्रफल, जलवायु, रेल मार्ग, वायु मार्ग आदि से संबंधित जानकारी दी रहती है। इस प्रकार इंडिया ए रेफरेंस एनुअल में भारत की प्रमुख नदियां, जलवायु, कृषि, मुख्य मार्ग आदि से संबंधित सूचनाएं दी रहती हैं। भौगोलिक सूचना स्रोत। भौगोलिक सूचना स्रोत में मानचित्र, मानचित्रावलियों तथा ग्लोब का अत्यधिक महत्व है। वस्तुतः भौगोलिक सूचना प्राप्त करने के विशिष्ट स्रोत होते हैं। इनका निर्माण एवं प्रकाशन भौगोलिक सूचना की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये स्रोत क्षेत्र तथा स्वरूप की दृष्टि से अनेक प्रकार के होते हैं। भौगोलिक सूचना स्रोतों के विद्वानों ने मुख्य रूप से 3 भागों में इन्हें वर्गीकृत किया है। मानचित्र या मानचित्रावलियों तथा ग्लोब, दूसरा है गजेटियर्स और तीसरा है मार्गदर्शिकाएं तथा यात्रादर्शिकाएं। अब हम देख लेते हैं इसका भी समराइज रूप, और यहाँ पर आपको दिया गया है भौगोलिक सूचना स्रोतों की पहले डेफिनेशन है, फिर इसके एग्जाम्पल हैं जो अभी पढ़े हैं ऊपर। मानचित्र और ग्लोब पृथ्वी की सतह या उसके किसी भाग का एक चित्रमय प्रस्तुतिकरण होता है। इसमें देश, नगर, नदी, झील, पर्वत आदि दर्शाए जाते हैं। मानचित्र में तारों व ग्रह की आकाशीय स्थिति को दर्शाने के चित्रण भी हो सकते हैं। जो पुस्तक मानचित्र के समूह का संकलन करती है उसे मानचित्रावली कहते हैं, एटलस बोलते हैं इसको। वृत्ताकार मानचित्रावली में प्रत्येक देश के मानचित्र होते हैं। ग्लोब एक मानचित्र है जो गोलाकार स्वरूप पर चिपका हुआ या मुद्रित हो सकता है। केवल ग्लोब की संपूर्ण पृथ्वी का सही चित्रण प्रदर्शित कर सकता है, क्योंकि ग्लोब का धरातल पृथ्वी के धरातल की तरह गोलाकार है। ग्लोब पृथ्वी के सभी भागों के धरातल को सही रूप में प्रदर्शित करता है। पृथ्वी की भू विशेषताओं एवं समुद्र का अनुपात एवं स्थिति एक दूसरे के अनुपात में ग्लोब पर सही रूपों में, जैसे वे पृथ्वी पर वास्तव में है, उसी रूप में देखी जा सकती है। गजेटियर्स भौगोलिक नामों का शब्दकोश होता है, जिसमें स्थानों, समुद्रों, पर्वतों तथा अन्य भौगोलिक स्थितियों के विशिष्ट क्षेत्र सहित उनका इतिहास, आर्थिक विकास, भूगोल तथा लोगों के नाम की सूची होती है। संदर्भ ग्रंथ के रूप में गजेटियर्स में किसी देश, राज्य या जिले के इतिहास, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, औद्योगिक, जनसांख्यिकी तथा प्रशासनिक विवरण उपलब्ध होते हैं। इसमें इंटरनेशनल गजेटियर होता है और नेशनल गजेटियर होता है, साथ साथ स्थानीय गजेटियर भी होता है। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, चंडीगढ़ एवं स्थानीय गजेटियर, यहाँ पर है इनके स्थानीय गजेटियर। मार्गदर्शिका पुस्तिकाएं भी होती हैं, देख लीजिएगा आप इनको। अब देखते हैं, हम बात करने जा रहे हैं अब इसकी बायोग्राफिकल सोर्सेज की। इसको ही बोलते हैं जीवन चरित्र।
ठीक है, बायोग्राफिकल सोर्सेज। तो जीवन चरित्र एक अत्यंत लोकप्रिय, प्रेरणाप्रद और मनोरंजक सूचना स्रोत है। सामान्यतः लोगों को ऐसे महान और गणमान्य व्यक्तियों के जीवन चरित्र में रुचि होती है जिन्होंने जीवन में कुछ उल्लेखनीय किया हो। इसी जिज्ञासा की संतुष्टि हेतु जीवन चरित्र स्रोतों का निर्माण आरंभ हुआ। जीवन चरित्र स्रोत महापुरुषों के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों से परिचित करवाते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार किसी व्यक्ति की लिखित जीवनी को जीवन चरित्र कहते हैं। जीवन चरित्र का उद्देश्य व्यक्ति का सही और यथार्थ प्रस्तुतिकरण करना है। एक आदर्श जीवन चरित्र में जीवन में घटित घटनाओं मात्र का ही वर्णन नहीं होता, बल्कि उसमें व्यक्तित्व की विशिष्टता, व्यक्ति की उपलब्धता और जीवन काल में घटित घटनाओं में व्यक्ति की प्रतिभागिता आदि से संबंधित सही, संतुलित और तथ्यात्मक जानकारी का भी वर्णन होता है। इसी से बना हुआ है बायोग्राफी, बायोग्राफिकल सोर्सेज, यानी कि बायोग्राफी लिखते हैं ना लोग, अपनी जीवनी लिखते हैं तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं। तो उसी से लिया गया है शब्द बायोग्राफिकल, यानी कि जीवन चरित्र। सर लेस्टिक स्टीफन के अनुसार जीवन चरित्र मुख्य रूप से प्रख्यात व्यक्तियों का संस्मरण है, जिसमें उसने संबद्ध तिथि और तथ्यों का यथार्थ कथन, प्रकाशन सूची और संक्षिप्त वृत्तांत दिया रहता है। अनेक लोग जीवित या मृत महान व्यक्तियों के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं। जीवन चरित्र से व्यक्ति की जन्म, मरण की तिथि, शैक्षणिक योग्यता, महत्वपूर्ण पदों पर रह कर किए गए योगदान, उपलब्धियां, पता आदि की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सर हैरोल्ड निकोलसन के अनुसार जीवन चरित्र किसी व्यक्ति का सही और यथार्थ इतिहास होता है। इसमें व्यक्ति का वर्णन मानवीय प्रवृत्ति की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार उत्तम लेखन शैली में किया जाता है। लुईस सोर्स के अनुसार जीवन चरित्र कोश अनिवार्यतः जाने माने व्यक्तियों की एक निर्देशिका है, जो सामान्यतः सरनेम के आधार पर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित होती है एवं जीवन परिचय संक्षिप्त रूपरेखा से लेकर विस्तृत और वर्णनात्मक होता है। अर्थात जीवन चरित्र एक त्वरित संदर्भ स्रोत है जो शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और सर्वसाधारण के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के जीवन की महत्वपूर्ण, तथ्यात्मक, रोचक और यथार्थ जानकारी प्राप्त करने हेतु एक महत्वपूर्ण संदर्भ स्रोत है। प्रकृति एवं क्षेत्र जीवन चरित्र हर साल, हर उम्र और स्तर हेतु उपयोगी है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्भ स्रोत है जो उल्लेखित व्यक्तियों के जीवन से संबंधित प्रामाणिक जानकारी कालानुक्रमानुसार प्रस्तुत करता है। सामान्यतः इनकी सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं। एक विशिष्ट लेखक ने क्या क्या लिखा है, उसने कहाँ से अपनी शिक्षा प्राप्त की है, उसने किन किन पदों पर कार्य किया है, उसका पूरा नाम क्या है, उसका जन्म कहाँ हुआ है, उसका पता क्या है, उसकी जन्म तिथि क्या है, इत्यादि। कुछ जीवन चरित्र में तस्वीरें भी दी जाती हैं जो कि इसकी उपयोगिता को और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देती हैं। प्रत्येक ग्रंथालय हेतु जीवन चरित्र एक अनिवार्य संदर्भ स्रोत है जिससे महापुरुषों, वैज्ञानिकों, आविष्कारकों, समाज सुधारकों, नेताओं, साहित्यकारों आदि के महत्वपूर्ण, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। आवश्यकता अनुसार जीवन चरित्र की प्रकृति और क्षेत्र, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, निश्चित विषय क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्र से संबंधित मात्र तथ्यात्मक तथा विस्तृत समीक्षात्मक हो सकती है। मृत एवं जीवित व्यक्तियों के आधार पर एक पूर्णव्यापी अथवा सामयिक भी हो सकती है। अधिकांश जीवन चरित्र स्रोतों में अनुक्रमणिकाएं भी दी गई होती हैं। प्रकार: जीवनी कोश की सहायता से जीवित या मृत महान व्यक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इन्हें निम्न आधारों पर अलग अलग प्रकार में बांटा जा सकता है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जीवनी कोश दो प्रकार के होते हैं: सार्वभौम या अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या स्थानीय। मतलब एक सार्वभौम होता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय भी बोलते हैं जिसको, और एक होता है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बोल सकते हैं आप, स्थानीय सार्वभौम बोल सकते हैं। विषय क्षेत्र के आधार पर जीवनी कोश को दो प्रकार में विभाजित किया गया है: सामान्य, विशिष्ट।
काल के आधार पर 3 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सामयिक, ऐतिहासिक और मिश्रित। 2 अथवा 2 से अधिक राष्ट्रों के जाने माने व्यक्तियों के जीवन चरित कोश को अंतर्राष्ट्रीय एवं विश्व के गणमान्य व्यक्तियों के जीवन चरित कोश को सार्वभौम जीवनी कोश कहते हैं। किसी राष्ट्र के महान व्यक्तियों के जीवन चरित कोश को राष्ट्रीय एवं किसी राष्ट्र के विशिष्ट क्षेत्र के महापुरुषों के जीवनी कोश को स्थानीय जीवनी कोश कहते हैं। जब किसी जीवनी कोश में सभी विषय क्षेत्र से संबंधित महापुरुषों की जीवनियाँ संग्रहित हो तो उसे सामान्य जीवन कोश या जीवनी कोश कहते हैं। भौगोलिक आधार पर यह सार्वभौमिक, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा स्थानीय हो सकता है। राष्ट्रीय को ही स्थानीय बोलते हैं। जब किसी जीवनी कोश में किसी विशिष्ट विषय क्षेत्र अथवा व्यवसाय के गणमान्य व्यक्तियों की जीवनियाँ दी गई होती हैं तो उसे विशिष्ट या विषयगत जीवन कोश, जीवनी कोश कहते हैं। भौगोलिक आधार पर जीवनियाँ सार्वभौमिक, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अथवा स्थानीय हो सकती हैं। जब किसी जीवनी कोश में सामयिक व्यक्तियों की जीवनी दी गई होती है तो उसे सामयिक जीवनी कोश कहते हैं। ये सामान्य अथवा विशिष्ट हो सकती है एवं भौगोलिक आधार पर सार्वभौमिक, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या स्थानीय भी हो सकती हैं। सामयिक जीवनी कोश का प्रकाशन सामयिक पत्रिका के रूप में भी होता है, जिसे जीवनी परक अनुक्रमणिका कहते हैं। जब किसी जीवनी कोश में ऐतिहासिक व्यक्ति की जीवनी दी गई होती है तो उसे ऐतिहासिक जीवनी कोश कहते हैं। यह सामान्य अथवा विशिष्ट हो सकते हैं एवं भौगोलिक आधारों पर सार्वभौमिक, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या स्थानीय हो सकते हैं। जब किसी जीवनी कोश में सामयिक और ऐतिहासिक समय के व्यक्तियों की जीवनी दी गई होती है तो उसे मिश्रित जीवनी कोश कहते हैं। यह सामान्य अथवा विशिष्ट हो सकते हैं एवं भौगोलिक आधार पर सार्वभौमिक, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय हो सकते हैं। यद्यपि जीवनी संबंधी सूचना अनेक प्रकार के सूचना स्रोतों से उपलब्ध हो सकती है, जैसे पंचांग, मरणोपरांत आलेख, पांडुलिपियाँ, जीवन चरित्र कोश, निर्देशिकाएं, अभिनंदन ग्रंथ आदि। तथापि जीवन चरित्र कोश की सर्वाधिक उपयोगी जीवन चरित्र सूचना स्रोत है। पंचांग में जीवन चरित्र की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। निर्देशिकाओं में भी व्यक्ति के पद और पते संबंधी जानकारी होती है। जीवन चरित्र कोश में जीवन चरित्र संबंधी सूचना में सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर जीवन चरित्र सूचना का एक संक्षिप्त रूप है, इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे टेक्स्ट बुक्स की। टेक्स्ट बुक्स ग्रोगन के अनुसार पाठ्य पुस्तकें अध्यापन कार्य का एक साधन है। इनका प्राथमिक उद्देश्य विषय संबंधी ज्ञान देना ही नहीं बल्कि विकास करना भी होता है। पाठ्य पुस्तकों का मुख्य कार्य विषय को सरल रूप में प्रस्तुत करना है, जिससे पाठक स्तर व समझ अनुसार विषय को जान सके। सिद्धांतों का प्रतिपादन करने हेतु उसमें वर्णन, व्याख्या, चित्र, उपयुक्त दृष्टांत आदि दिए जाते हैं। अच्छी पाठ्य पुस्तकों की आयु लंबी होती है तथा वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इनका समय पर संशोधन करके नई सामग्री डाली जाती है और बदलती अध्यापन सामग्री के अनुसार सामग्री प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पाठ्य पुस्तकें ज्ञान विज्ञान के बारे में जानकारी हासिल करने का बहुमूल्य स्रोत है। इनके उदाहरण अनुसार एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अ कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट, 4th एडिशन बाई F.A. कॉटन एंड विल्किंसन, न्यूयॉर्क विले, 1980। यहाँ पर आगे देखते हैं पुस्तकालय में सार की आवश्यकता एवं कार्यों की व्याख्या। सार क्या होता है? इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। सार एब्स्ट्रैक्ट होता है और इसके साथ जो इंडेक्स है वो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, इंडेक्सिंग। ALA ग्लोसरी 1983 के अनुसार एब्स्ट्रैक्ट किसी कृति का संक्षिप्त और सटीक प्रस्तुतिकरण है जिसमें मूल कार्य के ग्रंथात्मक संदर्भ होते हैं। जब इससे ये पृथक रूप से प्रकाशित होते हैं, आमतौर पर इसमें व्याख्या एवं आलोचना से बचा जा सकता है। रंगनाथन के अनुसार सार किसी कृति
सामान्य पत्रिका के लेख में वर्णित विषय की आवश्यक बातों का सारांश होता है, जो प्राय लेखक के अतिरिक्त किसी व्यावसायिक द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें प्रलेखों की प्राप्ति स्थल की भी सूचनाएं दी जाती हैं। सार के प्रकार: सूचनात्मक सार और निर्देशात्मक सार। सूचनात्मक सार। सूचनात्मक सार इस तरह के सार में प्रलेखों से संबंधित मूल सूचनाओं को प्रदान किया जाता है, जो मूल प्रलेखों के मूल भावों को प्रस्तुत करता है। यह ऐसा सार होता है जिसको पढ़ने के बाद मूल प्रलेखों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस तरह के सार को हम आदर्श लंबाई 200 से 250 शब्दों की होनी चाहिए। निर्देशात्मक सार इस तरह के सार में उपयोगकर्ता को प्रलेख से संबंधित संकेत या निर्देश प्रदान किया जाता है, जैसे प्रलेखों में किस विषय पर चर्चा की गई है तथा मूल विषय, उपविषय आदि अन्य बातों की जानकारी होती है। उत्तम सार की विशेषताएं: ये संक्षिप्त होता है, स्पष्ट होता है, शुद्ध होता है, विश्वसनीय और प्रामाणिकता होती है उसमें, और एकरूपता होती है। विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सार जैसे इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स, इंडियन साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट और बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, और साथ ही साथ केमिकल एब्स्ट्रैक्ट। ये सब एग्जाम्पल हैं इंटरनेशनल और नेशनल किसके? एब्स्ट्रैक्ट के, यानी कि सार के। अब देखिए, ये जो है ये आपका टेरिटरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तृतीय सोर्स, सूचना का तृतीय सोर्स क्या है? बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज। किसी विषय पर खोज करते समय ग्रंथ सूची की उपलब्धता के बारे में ज्ञान होना चाहिए, परंतु आजकल ग्रंथ सूचियों की संख्या भी बहुत अधिक है, इसलिए इन ग्रंथ सूचियों की सामूहिक रूप से ग्रंथ सूची की आवश्यकता है। केट्स के अनुसार ग्रंथ सूचियों की ग्रंथ सूची जैसा ही नाम संकेत करता है, ग्रंथ सूचियों की तालिका है। इनसे पाठक अपने वांछित विषयों की ग्रंथ सूची तक पहुंच सकते हैं। इसके उपयोग से वह पाठ्य सामग्री की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के स्रोत में ऐसी ग्रंथ सूचियां भी सम्मिलित की जाती हैं जो सामान्य पाठक की पहुंच के परे रहती हैं, जैसे किसी पुस्तक के एक भाग में या किसी पत्रिका के आलेख में या किसी विनिबंध के साथ या विश्वकोश के आलेख के साथ शोध प्रबंध के अंत में या अलग से प्रकाशित हो सकती है। इस प्रकार ऐसे स्रोत शोधकर्ता के लिए बहुत लाभप्रद होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ए वर्ल्ड बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज एंड बिब्लियोग्राफीज कैटलॉग्स बाई थियोडोर वेस्टरमैन, 4th एडिशन, जेनेवा, सोशलिस्ट बिब्लियोग्राफिका 1965-67, 5 वॉल्यूम्स हैं इसकी। बिब्लियोग्राफी इंडेक्स, कम्युलेटिव बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज 1937, न्यूयॉर्क, HW विल्सन कंपनी। चलिए, ये यहाँ पर आपका ख़त्म होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट, जिसमें था सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड थर्ड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसकी लास्ट 106 की लास्ट वीडियो होगी, 4th यूनिट। तो चलिए उसको तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।